काशी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके वज्र मुकुट नाम का एक बेटा। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल गया। घूमते घूमते उन्हें एक तालाब मिला। तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई थी। राजकुमार ने जैसे ही राजकुमारी की ओर देखा, वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी राजकुमार की तरफ देखती रही। फिर उसने एक कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, उसे दांत से कुतर कर फिर उसे पैरों में दबाया और फिर उसे अपनी छाती से लगाया। इतना करने के बाद राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां से चली गई। उसके जाने के बाद राजकुमार निराश हो गया और वह वापस से अपने मित्र के पास आया और सारा हाल सुनाते हुए उसने कहा कि मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर ना ही मुझे उसका नाम मालूम है, ना ही ठिकाना। वो कैसे मिलेगी? दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराइए नहीं, वह सब कुछ बताकर तो गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे? वह बोला, उसने कमल का फूल कानों पे लगाया, जिससे उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा उसका मतलब था कि मैं धनबाद राजा की बेटी हूँ और पांव से दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम पद्मावती है। और छाती से लगाकर उसने ये बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। बस इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूल उठा और उसने कहा कि अब मुझे कर्नाटक देश ले चलो। दोनों मित्र वहां से चल दिए और कुछ दिनों बाद वह कर्नाटक पहुंचे। राजा के महल के पास पहुंचकर वो राजा के महल के सामने एक झोपड़ी थी, जिसके बाहर एक बुढ़िया बैठी थी। उसके पास जाकर दोनों बोले, माई हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें थोड़ी रहने की जगह दे दो। उनकी शक्ल सूरत देखकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हारा ही घर है, जब तक जी चाहे तब तक रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने पूछा, माई तुम करती क्या, तुम्हारे घर में कौन कौन है और तुम्हारा गुजर कैसे होता है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा मेरा एक बेटा है जो कि राजा की यहाँ नौकरी करता है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाय थी, पर बूढ़ी हो जाने के कारण अब मैं घर पे ही रहती हूँ। कभी कभार पद्मावती को देखने के लिए मैं उसके महल चली जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई कल तुम वहां जाओ और राजकुमारी से कह देना कि तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन बुढ़िया जब राजमहल गई तो राजकुमार का संदेशा उसे दे दिया। सुनते ही राजकुमारी गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, निकल जा मेरे घर से। बुढ़िया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार अब घबराए नहीं, उसकी बातों को समझे। उसने 10 उंगलियां सफेद चंदन में मारी। इससे उसका मतलब यह है कि अभी 10 रोज की चांदनी है, उसके बीतने पर मैं तुमसे अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के 3 रंग उंगलियों में डुबोकर उसके मुंह पर मारा और कहा, भाग जा यहाँ से। बुढ़िया ने आकर जब सारी बात बताई तो राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने समझाया, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है, उसने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया वहां फिर पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को जब बताया तो सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र आज उसने तुम्हें रात को खिड़की के रास्ते मिलने बुलाया है। खुशी से राजकुमार उछल पड़ा। रात बीतने पर वो महल में जा पहुंचा और खिड़की में से होकर अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी और वो उसे अंदर ले गई। राजकुमार रात भर राजकुमारी के साथ ही रहा। सुबह होते ही राजकुमारी ने राजकुमार को छुपा दिया और रात होने पर फिर उसे बाहर निकाल लिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। राजकुमार को उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरा एक बहुत ही प्यारा दोस्त है, वो बहुत चतुर है, उसकी होशियारी से ही तुम मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे खिलाकर तसल्ली से लौट आना। खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास जा पहुंचा। वो दोनों महीने भर से मिले नहीं थे। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी सारी चतुराई बताई और तभी उसने यह भोजन तुम्हारे लिए बनाकर भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, तुमने यह अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती है, इसीलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। कुत्ता खाते ही मर गया।
राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा कि ऐसी स्त्री से तो भगवान ही बचाए, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हम उसे अपने घर लेकर जा सकें। आज रात तुम वहां पे जाओ और जब राजकुमारी सो जाए तो तुम उसकी बाएं पैर पर एक त्रिशूल का निशान बनाकर उसके सारे गहने लेकर आ जाना। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। उसके आने पर दीवान के बेटे ने उसे साथ ले योगी का भेष बनाकर शमशान में जा बैठा और राजकुमार से कहा, तुम यह गहने बाजार में बेच आओ, कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसे यहाँ ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को दिखाया। देखते ही सुनार ने पहचान लिया और सेनापति के पास ले गया। सेनापति ने पूछा तो उसने ये कहा कि हे, मुझे मेरे गुरु ने दिए है। सेनापति ने उसके गुरु को भी पकड़ा और दोनों को पकड़कर वो उसको राजा के सामने लेकर पहुंच गया। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको कहाँ से मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं शमशान में डायन मंत्र की सिद्धि कर रहा था, तभी वहां पर एक डायन आई, मैंने उसके सारे गहने उतार लिए और उसकी बाईं पैर पर एक त्रिशूल का निशान बना दिया। राजा पद्मावती के पास जाता है और उसकी बाईं पैर पर दिखता है तो उसकी बाईं पैर पर एक त्रिशूल का निशान बना हुआ था। राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर वो योगी से बोला कि महाराज, धर्मशास्त्र में पापी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गौ, स्त्री और लड़का अपने आश्रय में रहने वाली से कोई भी पाप काम हो जाए तो उसे देश से निकाल देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाया और जंगल में छुड़ा दिया। राजकुमार और दीवान के बेटे तो ताक में ही बैठे थे। राजकुमारी को अकेला पाकर वो उसे अपने साथ नगर ले आए और वहां पर आनंद से रहने लगे। इतना सुनाकर बेताल ने बोला, राजन, यह बताओ कि पाप किसको लगा? विक्रम ने कहा, पाप तो राजा को लगा। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया, सिपाही ने राजा का कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया जो कि बिना विचारे उसे देश निकाला दे दिया। इतना कहना था कि बेताल फिर उसी पेड़ पर जा लटका। आशा करता हूँ आपको विक्रम बेताल का भाग 2 पसंद आया होगा और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ।